हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 10 का चैप्टर जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन किसको कहते हैं? जैव रसायन को अंग्रेजी में कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो यानी जैव और केमिस्ट्री यानी रसायन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों, जीव जंतु और पेड़ पौधे, सजीव क्या हैं? पादप और जंतु, इनमें होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इनमें होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जैव रसायन में। तो विज्ञान की वह शाखा जीव रसायन है या बायोकेमिस्ट्री है, और इसको सबसे पहले किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। कब दिया? 1903 में। 19वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के पहले या आते आते कृषि और आयुर्विज्ञान की समस्याओं को कार्बनिक रसायन से जोड़ा गया, संबंध किया गया या जोड़ा गया। तब जैव रसायन का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और उस अनुसंधान या खोज से ये परिणाम सामने आया कि सभी कोशिकाओं में कई तरह की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? उपापचयी क्रियाएं, यानी अपचयन और उपचयन दोनों को मिलाकर बोलेंगे उपापचयी। और जटिल जैविक यौगिक सरल अणुओं से बनते हैं, यानी जटिल यौगिक किससे बनते हैं? सरल अणुओं से। सरल अणु जुड़ते हैं और क्या बना लेते हैं? जटिल यौगिक। प्रत्येक सजीव की जैविक संरचना का आधार है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये तीन मुख्य जो अवयव हैं इनसे सजीव की संरचना बनती है। ये जैविक अणु कहलाते हैं। सभी सजीवों का मतलब जंतु और पौधों में अपनी वृद्धि, मरम्मत और सामान्य क्रियाओं के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऊर्जा की। सामान्य वृद्धि करे या मरम्मत करे या सामान्य और क्रियाएं करे, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा किससे मिलती है? इन जैविक अणुओं से मिलती है। किन किन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब बारी बारी से इन तीनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। पहला है कार्बोहाइड्रेट। किसको कहेंगे कार्बोहाइड्रेट? यह एक लैटिन शब्द है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, अर्थात कार्बन अवयव एवं हाइड्रेट। कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रेट यानी जल का अणु। क्या है? जल का अणु। तो पानी के संयोग से बना है। कार्बन और हाइड्रेट यानी पानी के संयोग से बनने वाला यौगिक। अधिकतर कार्बोहाइड्रेट का सूत्र भी यही होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है कि सी तो क्या हो जाएगा? X। मान लो C कितने हों? X हों या A हों, तो H2O कितना होगा? Y होगा। यहाँ X का मान है वो 3 या 3 से ज़्यादा हो सकता है, यानी कम से कम 3 होगी तब हम उसको कार्बोहाइड्रेट करेंगे। 2 और 1 वाले कार्बन के साथ जल के अणु होंगे तो उसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे, उसको तो अल्कोहल कहेंगे। फिर कुछ यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो प्रचलित सूत्र से थोड़ा निम्न है। उनमें नाइट्रोजन और सल्फर तत्व भी पाया जाता है। उनमें कार्बोहाइड्रेट के सारे गुण हैं, केवल इनके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में, और उसके अलावा और क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन और सल्फर, S और N। कार्बोहाइड्रेट का वैज्ञानिक रूप कैसे परिभाषित किया जाएगा कि पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रिक का मतलब OH, हाइड्रोक्सिल आयन रखने वाले। पॉली का मतलब बहुत सारे और OH का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखने वाले, ये OH। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वह पदार्थ जो जल अपघटन पर इन यौगिकों को उत्पन्न करे, या तो ये सीधे ही हों, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या ऐसे यौगिक जो जल अपघटन करने पर क्या देते हो? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट देते हों। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला है मोनोसैक्राइड्स, दूसरा है ओलिगोसैक्राइड्स और तीसरा है पॉलीसैक्राइड्स। मोनो ओलिगो में मतलब 2 से लेकर निश्चित इकाइयाँ हैं। मोनो का मतलब एक ही इकाई हो, ओलिगो 1 से ज़्यादा हो, पोली में बहुत सारी हों। तो मोनो का सूत्र अब क्या हो जाएगा, मोनोसैक्राइड्स में मोनो का मतलब है एकल। क्या है, एकल। एकल सैक्राइड्स या शर्करा वे सरलतम शर्कराएं जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता। इनका सामान्य सूत्र CH2O होता है। इनके नाम के अंत में ओज लगता है, ओज, OSE अनुलग्न लगता है, जैसे पेंटोज, ट्रायोज, हेक्सोज, ये ओज। इनके नाम के अंत में ओज अनुलग्न लगता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार इनका नाम कार्बन 3 है तो ट्राइयोज, कार्बन 4 है तो टेट्रोज, और कार्बन 5 है तो पेंटोज, और कार्बन 6 है तो हेक्सोज। 6 कार्बन वाली हेक्सोज, 5 कार्बन वाली पेंटोज, 4 वाली टेट्रोज, 3 वाली ट्रायोज। तो ये आपकी क्या होंगी, 3, 4, 5, 6 कार्बन वाली सरलतम मोनोसैक्राइड हैं। ये ग्लिसरल्डिहाइड, मोनोग्लिसरल्डिहाइड, डाईग्लिसरल्डिहाइड या एसीटोन के एसीटोन यानी CO ग्रुप रखने वाला, तो 3 कार्बन परमाणु होते हैं। ऐसे ही इरिथ्रोस और इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोस में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो कि न्यूक्लिक अम्ल के घटक है, इनमें 5 होती हैं, और 6 वाली हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो आप 4 से याद रखो, इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज, फिर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फिर अगला है आपका कार्बोहाइड्रेट मतलब एल्डिहाइड और कीटोन से युक्त, जिसको हम बोलते हैं हम ग्लूकोज किसको बोलेंगे, जो एल्डिहाइड समूह रखता है, 6 कार्बन वाली हो और एल्डिहाइड समूह रखती हो। फ्रुक्टोज क्या है, गलैक्टोज और फ्रुक्टोज जिनमें कार्बन तो 6 ही हो लेकिन कीटोनिक समूह रखते हो। तो रासायनिक सूत्र तो यही हो जाएगा, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गलैक्टोज का, तीनों का 6, 12, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ही ऑक्सीजन। ग्लूकोज और गलैक्टोज में एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। तो कीटोनिक समूह अपना ये है कार्बन और डबल बॉन्ड O, ये तो है कीटोनिक समूह, और ये होता है CHO, ये इसको बोलेंगे एल्डिहाइड समूह। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड समूह, ये हैं दोनों। अब है ओलिगोसैक्राइड। क्या है ओलिगोसैक्राइड, ओलिगो का मतलब ए फ्यू यानी कुछ सैक्राइड अर्थात कुछ शर्कराएँ, जैसे 2 से 10 तक की मोनोसैक्राइड्स, ग्लूकोज जैसी 10 इकाई, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 हों, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, इनको जोड़कर बनती है, उनको बोलेंगे ओलिगोसैक्राइड। तो ये 2 से लेकर 10 तक के मोनोसैक्राइड अणु होते हैं। ये वे शर्कराएँ हैं जो जंतुओं में प्रोटीन की ज़्यादा तो नहीं निकल गया है, ये वो शर्कराएँ हैं जो जंतुओं में अच्छा आगे का निकल गया था। तो हमने किया 2 से 10 तक की इकाइयाँ हैं, वो क्या कहलाएंगी, ओलिगोसैक्राइड। और जल अपघटित होकर के 2 से अधिक, परंतु 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैक्राइड। इस वर्ग में मोनोसैक्राइड की संख्या के आधार पर डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, जो डाई में तो उदाहरण हो गया सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज, उसको ट्राई में हो जाएगा रेफिनोज, टेट्रा में हो जाएगा स्टिकियोज, पेंटासैक्राइड में हो जाएगा वर्बेस्कोज, और
प्राकृतिक होना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप से ये सब किस में पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। इस वर्ग में डाइसैक्राइड है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डाइसैक्राइड का सामान्य सूत्र है वो क्या है? डाइसैक्राइड का सामान्य सूत्र है कार्बन 12, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11। 12 CHO 12 22 11 क्या है? 12 CH और O, तो ये तो हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 22 और ये हो जाएंगे 11। इसको बोलते हैं सामान्य सूत्र ये है। और जो कि 2 मोनोसैक्राइड के अणु के संयोजन से बनता है। जल का अणु निकलता है और 2 मोनोसैक्राइड जुड़ जाती हैं। इनमें एक अणु तो ग्लूकोज का होता है, जबकि दूसरा अणु पेंटोज और हेक्सोज हो सकता है। ग्लूकोज तो 6 वाला है और दूसरा 5 का भी हो सकता है और 6 कार्बन वाला भी। अब है सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या कहते हैं? सामान्यतः शर्करा कहते हैं सुक्रोज को। इनमें एक अणु ग्लूकोज होता है और दूसरा अणु फ्रुक्टोज होता है। ये मुख्यतः किस में पाई जाती है? गन्ने के रस में और चुकंदर में। क्या पाई जाती है? सुक्रोज। लैक्टोज है वो दूध में पाई जाती है, तो दुग्ध शर्करा कहते हैं। इसमें ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज इकाई का संयोजन होता है। और तीसरी मुख्य डाइसैक्राइड है माल्टोज, जो ग्लूकोज के ही 2 अणुओं के मिलने से बनती है। 2 मोनोसैक्राइड के मध्य में जो बंध बनते हैं उनको ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। 2 इकाइयों के बीच में जो बंध बनता है, यानी 2 ग्लूकोज इकाई जुड़ती हैं या एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज जुड़ता है, तो कौन सा बंध बनाते हैं? ये ग्लाइकोसिडिक बंध। अब कैसे बनता है ये बंध, आगे संरचना आएगी तब बताएंगे। अब तीसरा प्रकार है पॉलीसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड किसको कहते हैं? मोनोसैक्राइड और ओलिगोसैक्राइड के ऐसे बहुलक, यानी ये मोनोसैक्राइड बार बार जुड़ती रहें या ओलिगोसैक्राइड बार बार जुड़ती रहें और बहुत सारी इकाई हो जाए, 10 से ज़्यादा, 100 हो जाएँ, 1000 हो जाएँ, तो ऐसे बहुलक जिनमें अणु भार बहुत अधिक होता है और पॉलीसैक्राइड कहलाएंगे। या तो वो मोनोसैक्राइड बार बार जुड़ने से या ओलिगोसैक्राइड के बार बार जुड़ने से। मोनो का नाम लेंगे तो 1 इकाई और ओलिगो का तो 2 से 10 तक की इकाई, तो वो भी बार बार जुड़े। ये अक्रिस्टलीय है, मतलब पाउडर जैसा, और स्वादहीन है और जल में घुलता नहीं है, अविलेय है। अक्रिस्टलीय, स्वादहीन और जल में अविलेय, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं, नॉन शुगर भी कहेंगे। स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये सारे क्या हैं? पॉलीसैक्राइड हैं। जबकि पेक्टिन है, लिग्निन है, हेमीसेलुलोज है, ये पौधों में पाए जाते हैं सारे। आदि जटिल पॉलीसैक्राइड है पेक्टिन, लिग्निन, ये कोशिका भित्ति में निक्षेपण होता है इनका, पेक्टिन का, लिग्निन का। हेमीसेलुलोज है, पौधों में पाए जाएंगे ये। पॉलीसैक्राइड का भी सामान्य सूत्र क्या है? पॉलीसैक्राइड का अपन ने जो सैक्राइड का सूत्र पढ़ा है ना, कितना है सैक्राइड का अपना, उसमें साफ नहीं दिख रहा, 6 12 5, 6 12 5। जहाँ n होल n है तो n का मान अज्ञात है। पॉलीसैक्राइड मोनोसैक्राइड के उच्च बहुलक होते हैं। रासायनिक रूप से पॉलीसैक्राइड साधारण शर्कराओं के एनहाइड्राइड्स, यानी जल का निकलना, एन का मतलब जल के अणु का न होना, अर्थात तनु अम्लों के साथ गर्म करने से ये जल अपघटित होकर के शर्कराएँ देते हैं। सेलुलोज प्रति में सर्वाधिक मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ है और ये सभी पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या होता है? सेलुलोज, घास फूस जो होते हैं ना वैसा। इसमें कुछ स्रोत जैसे कि लकड़ी है या जूट है, पटसन है, रुई है या सन है, कपास है,
इनमें 97 से 99% तक, और अनाजों के जो भूसा होता है पशुओं को जो डालते हैं, चारा ही होता है वो एक तरह का, उसमें कम भाग है, 30 से 43% तक सेलुलोज होता है। कपास अर्थात रुई लगभग शुद्ध सेलुलोज है। स्टार्च को एमाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टार्च को? 1 नंबर के प्रश्न में आ सकता है, एमाइलम किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे स्टार्च को एमाइलम कहते हैं, जो आलू में, चावल में पाया जाता है। स्टार्च वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और पौधों को सुरक्षित खाना बतलाया गया है, मतलब पौधों के लिए है ये। आलू, चावल, सभी अनाज, शकरकंद, अखरोट, साबूदाना, इन सभी भोज्य पदार्थों में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। ये स्टार्च के स्रोत हैं। दो जो हमेशा याद रखो, आलू और चावल। आलू में 15 से 20%, गेहूं में, आलू में तो 15 से 20 ही है, गेहूं में 60 से 70%, मक्का में 65 से 70% और चावल में ज़्यादा है, 75 से लेके 80% तक क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। आलू में तो 15-20, गेहूं में 60-70, मक्का में 65-70 और चावल में 75 से 80। ग्लाइकोजन सभी जंतु कोशिकाओं, जंतुओं की सारी, हर जंतु की कोशिका में, उत्तक में, यकृत में, मांसपेशियों के मुख्य रूप से, मांसपेशियों में होना चाहिए, मांसपेशियों में मुख्य रूप से संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है। कौन? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से बदलता है ये ग्लाइकोजन, इसलिए इसे जंतु का स्टार्च या यकृत स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि जीव जंतुओं में मिलता है ये, तो जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च कहते हैं। ये मांसपेशियों की अपेक्षा यकृत में अधिक पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है ये ज़्यादा। मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के समय संचित ग्लाइकोजन शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देता है। निराहार, बिना आहार के, या कभी हम उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, अथवा भूख के समय इसकी मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि भूख लगती है तो ये अपने इसी से शरीर का काम चलता है। हम खाना नहीं खाते हैं तो ग्लाइकोजन वापस किस में बदलता है? ग्लूकोज में, और उसके दहन से हमें क्या मिल जाती है? ऊर्जा मिल जाती है। अब है आवश्यकता अनुसार यकृत का ग्लाइकोजन है वो शीघ्रता से किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, और रुधिर धारा के द्वारा उत्तक में पहुंच जाता है। इनुलिन कंपोजिटी कुल के अनेक पौधे हैं, या प्याज है, लहसुन है, इनमें भी पाया जाता है। ये फ्रुक्टोज का बहुलक है, वो तो ग्लूकोज के हैं, और ये किसका है? फ्रुक्टोज का। इनुलिनेज नामक एंजाइम तनु अम्लों द्वारा पूर्णतः जल अपघटित होकर के क्या देता है? फ्रुक्टोज देता है। इससे फ्रुक्टोज का उत्पादन व्यावसायिक, मतलब फ्रुक्टोज को पैदा भी इसी से किया जाता है। किससे? इनुलिन से, या उसका एंजाइम क्या है? इनुलिनेज, इससे बनता है ये। फिर है उपरोक्त पॉलीसैकेराइड को हम सरल पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। इन ऊपर जो अपन ने अभी पढ़े हैं ये सारे पॉलीसैकेराइड हैं, और इनको हम सरल पॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं। सरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही तरह की शर्करा के बहुलक होते हैं ये, एक ही तरह की शर्कराएं इसमें पाई जाती हैं। जटिल पॉलीसैकेराइड वे पॉलीसैकेराइड हैं, जटिल पॉलीसैकेराइड वो पॉलीसैकेराइड हैं जिनके अणुओं में अन्य अणु भी पाए जाते हैं, अन्य अणु भी पाए जाते हैं। जैसे पहला है हेमिसेलुलोज, यह पौधों की कोशिका भित्ति में लिग्निन के साथ संयुक्त रहता है। नंबर 2 है लिग्निन, यह पौधों के रेशेदार भागों में सेलुलोज के साथ मिश्रित रूप से पाया जाता है। पेक्टिन, ये मुख्यतः फलों में पाया जाता है तथा इसको सुरक्षित रखते हैं। इसका उपयोग जेल, जेली आदि बनाने में किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं? पॉलीसैकेराइड हैं। अगला बिंदु है कार्बोहाइड्रेट के जैविक कार्य क्या है, यानी जीव जंतुओं के शरीर में ये कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, क्या उपयोग में आते हैं। ये एक महत्वपूर्ण जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल है, तथा मनुष्य के भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग भी है।
और मुख्यतः ये जैविक कार्य करता है कौन सा? एक तो शरीर को ऊष्मा देना या ऊर्जा देना, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। हमारे शरीर में तो झिल्ली है और पौधों में क्या पाई जाती है? भित्ति। तो झिल्ली का निर्माण कार्बोहाइड्रेट से होता है। फिर है पादपों के कंकाल का निर्माण। पौधे का कंकाल क्या है? तना, जड़। ये पहला हो गया आपका, केवल क्या हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। 3 बताए थे ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब दूसरा भाग है जो मुख्य अवयव है वो है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्लों के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक हैं, यानी बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है और पेप्टाइड बंध बनता है इनमें। ये सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो जीवित है उसमें पाया जाएगा। प्रोटीन नाम है वो ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोज, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक महत्व, प्राइमरी इम्पोर्टेंस। क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए और अनुरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। ये जीवन के यौगिक हैं। वनस्पतियों की तुलना में ये जीवों में ज़्यादा पाए जाते हैं प्रोटीन, पेड़ पौधों की बजाय जीव जंतुओं में। जंतुओं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जीवधारियों के ये बाल हैं, अपने त्वचा के नाखून हैं, और हीमोग्लोबिन है, मांसपेशियां हैं, एंजाइम है, एंटीबॉडी हैं, कुछ हार्मोन भी हैं जो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। ये सारे त्वचा है, नाखून है, बाल है, मांसपेशियां हैं, एंजाइम है, एंटीबॉडी हैं, हार्मोन हैं, ये सब किससे बनते हैं? प्रोटीन से। अब प्रोटीन का संगठन क्या है? प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त, अपरिभाषा हो गई एक तरह से प्रोटीन की, कि प्रोटीन क्या है? सभी प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। इनमें नाइट्रोजन के अतिरिक्त और क्या क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में सल्फर या नाइट्रोजन, ये पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इसके अतिरिक्त फास्फोरस, आयोडीन और कई धातु, जैसे लोहा है, लोहा को बोलेंगे Fe, लोहा है, तांबा है Cu, जिंक है Zn, मैग्नीज है Mn, ये भी पाए जाते हैं। तो स्रोत के आधार पर तत्वों का प्रतिशत बदलता रहता है। प्रोटीन का आंशिक जल अपघटन कराने पर भिन्न भिन्न अणुभार वाले पेप्टाइड प्राप्त होते हैं, और जो पूर्ण रूप से जल अपघटन होने पर हमें क्या देते हैं? अमीनो अम्ल। हमने शुरू में ही बोला अमीनो अम्लों को जोड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल इसके सरल अवयव हैं। अब प्रोटीन का जल अपघटन करेंगे, पेप्टाइड बनेंगे, और फिर पेप्टाइड का जल अपघटन करेंगे, अमीनो अम्ल बनेंगे। अतः प्रोटीन वास्तव में क्या है? अमीनो अम्लों से निर्मित पॉलीपेप्टाइड हैं, और इनका अणुभार कितना हो सकता है? 10,000 से अधिक। सभी प्रोटीन है वो 20 अमीनो अम्लों से बनती है। उन अमीनो अम्लों का क्रम होता है निश्चित, अगर वो उसी अवस्था में मिलती हैं तब तो है सही, अगर उनमें क्रम वो नहीं है, कोई कमी हो जाती है किसी एक अमीनो अम्ल की, तो शरीर कैसा हो जाता है? रोगग्रस्त। अब है अमीनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में अमीनो समूह हो और कार्बोक्सिलिक समूह हो, दोनों समूह पाए जाएंगे, एसिड समूह भी और अमीनो समूह भी। तो ये इसके कारण तो होगा अमीनो अम्ल क्षारीय, और इसके कारण होगा अम्लीय। तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा? इसकी संख्या ज़्यादा है तो क्षारीय, इसकी संख्या ज़्यादा है तो अम्लीय। अगर बराबर संख्या है तो अमीनो अम्ल कैसा है? उदासीन है। आगे बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।